नमस्कार दोस्तों, बिग लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोगों ने कल 2015 यूपी पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा के जितने भी प्रश्न थे उसको हमने कल देख लिया था। आज हम यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा यानी 2015 के प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। तो आज हम 2015 के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है कि कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने सदियों पहले कह दिया है। तो इसलिए आप विद्यार्थी लोग या जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी सेक्टर में हो, बस अपने कर्म जो उनका काम है उस पे मेहनत पूरी सच्ची लगन और ईमानदारी से करें। हो सकता है कि उनको इस सेक्टर में सफलताएं उतनी अच्छी ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं अलग क्षेत्र, अलग सेक्टर में उनको उससे अच्छी सफलता मिल सकती है। तो इसलिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और लग जाइए कि 2023 यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आपको क्रैक करना ही करना है, किसी भी शर्त पे। उसके लिए हमने पूरी स्ट्रेटजी, पूरी रणनीति आपको बता दी है कि हमें क्या क्या करने हैं। कम से कम मिनिमम 50 टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जितनी बार आप सॉल्व कर सकें करते रहिए। हमारे वीडियो लेक्चर आपको मिल रहे हैं, उसको आप करते रहिए। हमें क्या होना है, हमें सफल होना है। 2023 में किसी ना किसी तरह प्रारंभिक परीक्षा, जैसे हम क्वालिफाई करते हैं, मेंस की परीक्षा आपको होगी 2-3 महीने बाद। मेंस की परीक्षा में एकदम आप लग जाइए, उसे भी क्रैक कीजिए और फिर आपका उसके बाद अगला चरण आपको पता है, अगला चरण आपका आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में भी आप अच्छे कर सकते हैं यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया। पहला प्रश्न है, आपको दिख रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी राष्ट्रपति को क्या करना है, अध्यादेश जारी करना है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में दिया गया। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 74, दूसरा अनुच्छेद 78, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है 123 और चौथा आपका डी ऑप्शन है 124 के 2। तो पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। यानी राष्ट्रपति कोई भी कार्य कर रहा है तो उस कार्य को सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। अब उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, तो मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यह अनुच्छेद 74 में कहा गया। अब देखिए, हमने अध्यादेश की बात किया तो आप यहां पे एलिमिनेट करें, क्या होगा, 74 होगा नहीं। अब दूसरा ऑप्शन करा अनुच्छेद 78 यानी 78, आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी, किसी भी चीज की यदि जानकारी देना है उसके आदि के संबंध में, तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को उसके बारे में क्या करें, जानकारी दें। यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देना। तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 78 में है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 23 कह रहा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यानी जो ऑर्डिनेंस निकाले जाते हैं उस ऑर्डिनेंस को कौन जारी करता है, राष्ट्रपति जारी करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 123। अब जो ऑर्डिनेंस पारित किया जाता है कि ऐसा कानून जिसे क्या करे, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, तत्काल लागू किया जाता है। और यह जो ऑर्डिनेंस निकाला जाता है, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यह अध्यादेश क्या होता है, अस्थायी होता है। यानी
ज्यादा समय तक के लिए नहीं होता है। अब ये अध्यादेश जारी कब किया जाता है? तो अध्यादेश जो जारी किया जाता है, जो यहाँ पर अध्यादेश आप देख रहे हैं कि अध्यादेश जारी करने के लिए क्या होता है, जब संसद में क्या हो, सत्रावसान हो, यानी संसद का सत्र न चल रहा हो, तो उस स्थिति में हर किसी चीज की जरूरत है, कोई चीज लाना है, कोई विधेयक या कोई बिल पारित करना है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। और यह अध्यादेश मिनिमम कितने दिनों तक जो अध्यादेश होता है, यह लगभग 6 सप्ताह से लेकर 6 माह तक जारी किया जा सकता है। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो सूची 1 यहां पर दिखा गया है, सूची 2, लेकिन यहां पर कुछ मिस्टेक है, यहां पर कूट का प्रयोग नहीं किया गया, टाइप में मिस्टेक हो गया, तो इस प्रश्न को हम कल देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन दिया है यहां पर आपका कि यह एक औपचारिक संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक प्रशासनिक संस्था है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कल ही हमने आपको बताया था, जब वित्त के बारे में है, तो जब हम केंद्र के वित्त के बारे में करते हैं, वित्त आयोग की चर्चा करते हैं, तो अनुच्छेद 280 में, लेकिन यहाँ पर राज्य वित्त की बात कर रहा है, राज्य वित्त आयोग का। तो आप जानते हैं कि राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 243 आई में इसका उल्लेख किया गया। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, यानी राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब ये जो वित्त होता है, यानी वित्त का गठन क्यों करेगा, तो जो वित्त आती है उसका जो होता है, यहाँ पर जो पंचायतें होती हैं, कौन सा होता है, जो पंचायत होती हैं, पंचायत और नगर निकाय, नगर निकायों में वित्तों का आवंटन करने के लिए, इसका वित्त का आवंटन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, इसका जो उत्तर आपका होगा, इसका सही उत्तर होगा कि यह एक औपचारिक संस्था है। तो जो राज्य वित्त आयोग है यह औपचारिक संस्था नहीं है। ठीक है, यह इलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा है कि यह संवैधानिक संस्था, तो मैंने आपको बार बार बताया है कि क्या है कि आप एक अंतर करना सीख लीजिए कि कौन सा संवैधानिक संस्था है और कौन सा गैर संवैधानिक संस्था है, यह हमने पहली क्लास में आपको बता दिया है विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो जो राज्य वित्त आयोग है वह एक संवैधानिक संस्था है, न कि औपचारिक संस्था या प्रशासनिक संस्था। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा के अध्यक्ष थे। प्रथम जनजाति लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, यानी कौन ऐसे जो लोकसभा में रहे, लोकसभा के अध्यक्ष रहे, जो क्या है, जनजाति थे। ठीक है, तो जनजाति से संबंधित आते हैं, तो हम बात करते हैं, जो ऑप्शन दिया गया है, जीबी मावलंकर, GMS बालयोगी, सी ऑप्शन मनोहर जोशी और डी ऑप्शन है PS संगमा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका PS संगमा। PS संगमा जनजाति समूह से आते हैं और ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अब इन्होंने क्या किया था कि बात करते हैं 1995 में यह क्या थे, जनजाति केंद्रीय मंत्री थे। उसके बाद 1996 में यह लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। आपका ऑप्शन है पंचायती राज से, बी ऑप्शन है नगर पालिका से, सी ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंधों से और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम यहां पर 11वीं अनुसूची की बात करें, किसकी 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची हमारा जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान भाग 9 में क्या है, 11वीं अनुसूची है।
भाग 9 में और किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची की बात कर रहा है। तो यह जो 11वीं अनुसूची है किससे संबंधित पूछ रहा है? तो यह हमारा पंचायती राज से, और यह पंचायती राज भारतीय संविधान के किस में है? अनुच्छेद 40 में। और यह 73वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया था कि जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी हम सूचना का अधिकार की बात करते हैं, आरटीआई की बात करते हैं, तो ये 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में। और ये जो सूचना का अधिकार है यानी ये विधिक अधिकार है। ठीक है, कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है। अब देखते हैं प्रश्न में क्या है कि जो ऑप्शन क्या दिया, यह एक राजनीतिक अधिकार है। गलत, राजनीतिक अधिकार नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। कह सकते हैं कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार कैसे है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ने आरटीआई यानी अनुच्छेद 19 में क्या किया है? 19 जो हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार में सूचना के अधिकार को क्या किया है? जोड़ दिया है। तो इसलिए जब यह मूल अधिकार में है यानी जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसमें जोड़ा है, तो मूल अधिकार हमारा क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, दूसरा कह रहा है यह एक विधिक अधिकार है, तो ये भी सही है। यानी बी और सी ऑप्शन दोनों सही हैं। क्या है? बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। दोनों ऑप्शन कैसे? कह रहा है विधिक अधिकार, तो जो सूचना का अधिकार हमारा क्या है? कानूनी अधिकार है। इस तरह क्या होगा? बी और सी दोनों सही होंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा संसद के सदस्य की निर्हरता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के निर्वाचन आयोग से, भारत के महान्यायवादी से, लोकसभा के अध्यक्ष से। ठीक है, तो जब हम 7वां प्रश्न देख रहे हैं तो इसका जो है ऑप्शन ने यानी भारत के निर्वाचन आयोग से होगा। यानी किसी भी प्रकार का, यानी जो हमारा भारत का संविधान है, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 103 यानी 103 में क्या कर सकता है कि संसद सदस्यों की निर्हरता जो योग्यताएं होती हैं उस योग्यता से संबंधित प्रश्न जो भी है वो कर सकता है, यानी उससे राय प्राप्त कर सकता है अनुच्छेद 103 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य हैं? यानी कहने का मतलब है कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा के सदस्य भी अपने कार्यकाल के दौर में रहे। तो आपका ऑप्शन दिया गया है एच.सी. देवगौड़ा, आई.जे. गुजराल, चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह। तो बात करते हैं इसमें से जो चंद्रशेखर जी थे, चंद्रशेखर जी यानी 1991 से 1990 से 1991 तक यह बलिया से, यानी बलिया से क्या थे? सांसद थे। आपने एक गाना सुना होगा कि बलिया बारात जाई। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि चंद्रशेखर जी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे वह किस क्षेत्र से सांसद थे? तो बलिया क्षेत्र से थे। और उसका ट्रिक आप याद रखिए, अपने दिमाग में रखिए कि बलिया बारात जाई। ठीक है, चलिए तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रशेखर जी। बाकी 3 लोग यानी चाहे देवगौड़ा जी हों, चाहे गुजराल जी हों या मनमोहन सिंह, ये लोग क्या थे? अपने प्रधानमंत्री यानी जब इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया तो उस समय वो किसी भी क्षेत्र से सांसद यानी इसके सदस्य, लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। सार्थक कदमों यानी कौन सा? तो ठीक है, अनुच्छेद 40 की बात कर रहा है। ग्राम पंचायत के बारे में मैंने बार बार चर्चा किया है, तो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को आप बार बार देखिए और वीडियो को देखते रहिए। चलिए अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के वित्त स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, ठीक है, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री,
संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का पंचायती राज। मैंने बार बार बोला है कि जब राज्य के वित्त के बारे में बात होती है तो संबंधित राज्य का कौन करेगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा, यानी जो पंचायत के संबंध में वित्त देना हो या नगर निकायों के बारे में। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो 153 के तहत, 154 के तहत, 155 के तहत या 156 के तहत। आपको पता है जब राज्यपाल की नियुक्ति की बात होती है तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 156 एक के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल क्या करता है? अपना पद ग्रहण करता है या धारण करता है। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि कथन ए, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो जब हमने केशवानंद भारती केस अभी पढ़ा 2014 के प्रश्न कर रहे थे तो वहां पे हमने बताया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस होता है। उसमें उस वाद में कहता है सुप्रीम कोर्ट उसके किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में क्या होना चाहिए? परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह क्या हो? कथन क्या है हमारा? कथन ए सही है। ठीक है, जब कथन ए सही है तो यहां पे देखिए कूट का प्रयोग करके हमें उत्तर चुनना है। कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये तो हमने जान लिया क्या है कि ए वाला यानी जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम यहां पर कहें तो हमने 75% क्वेश्चन को सॉल्व मतलब कर लिया, यानी कैसे? ठीक है, अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। अब इन 3 ऑप्शन को हमें करना। दूसरा कारण अब क्या कह रहा है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम न्यायालय में विधायी संस्था है। तो उच्चतम न्यायालय क्या है? विधायी संस्था है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो जब कथन और कारण दोनों सही हैं तो कह सकते हैं कि इसका जो सही यानी ए भी सही है और आर भी सही है, तो आर ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है और इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ए होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं पूछ रहा है। सरकरिया आयोग, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग और इंद्रजीत गुप्ता समिति, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। तो आप देखिए जो सरकरिया आयोग है या राजमन्नार समिति या पुंछी आयोग, ये तीनों के तीनों संघ राज्य से संबंधित है। हम जानेंगे कि क्या क्या इसमें डिफरेंट है। सरकरिया आयोग में क्या कहा गया है, राजमन्नार समिति में क्या कहा गया और पुंछी आयोग में क्या कहा गया। ठीक है, लेकिन इस तीनों का सीधा सा संबंध किससे है? राज्य संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अब इंद्रजीत समिति में क्या है? इंद्रजीत समिति जो है वह 1948 में आया। कब आया? इंद्रजीत समिति 1948 में आया। कब आया? 1948 में। इस समिति में जो चुनाव सुधार है उसकी बात करता है, जनप्रतिनिधि कानून की बात करता है। आप कमेंट करके हमें बताइए कि जो जनप्रतिनिधि कानून है कब आया था। ठीक है, और जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन संबंधित जो सुझाव दिए गए थे वो इंद्रजीत समिति में कहा गया था। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? यानी जो हमने उद्देशिका हमारे संविधान में है वह कहां से लिया गया है? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से? हम जानेंगे कि कौन कौन से स्रोत जो भारत के संविधान में जुड़े हैं, क्योंकि आपसे ये प्रश्न आप जब हम
पूछा गया है और लोग बार बार कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वह दूसरे देश से लिया गया है। तो बुरी बात नहीं है, हमने क्या किया, दूसरे देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया है, और इसीलिए कहा जाता है जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान क्या कर सकते हैं, उधार का थैला है। क्या है, उधार का थैला है। तो हमने भारत के जो संविधान है, इसीलिए उसमें देखेंगे इतना विस्तार पूर्वक हमारा संविधान है और लिखित संविधान है हमारे देश का। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका यानी जो उद्देशिका हमने लिया है वह यूएसए के संविधान से लिया है। यानी भारत के संविधान का जो उद्देशिका है वो हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाता है। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस समय कौन से अनुच्छेद हमारे क्या हैं, निलंबित नहीं किए जाते हैं। तो हमारा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 और 21, जब इमरजेंसी लगाया जाता है तो यह निलंबित नहीं किए जाते हैं। तो इसका वर्णन हमारे संविधान में कहां किया गया है, तो निलंबित नहीं किए जाएंगे। तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 359 यानी 359 में क्या है, इसका वर्णन है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जाएंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 20 में क्या बातें कही गई हैं और 21 में। ठीक है, यह आप उत्तर हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। यानी कौन सा ऐसा है कि जो क्या कर सकता है कि भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकता है। तो पहला आपका ऑप्शन दिया है महाधिवक्ता को, दूसरा महान्यायवादी को, अतिरिक्त महाधिवक्ता को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि सरकार के खिलाफ कोई भी केस गया तो कोई ना कोई वकील चाहिए, तो कौन देखेगा, तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। अतिरिक्त महाधिवक्ता क्यों देखेगा भाई, जब हमारे पास महाधिवक्ता और महान्यायवादी हैं। तब देखें महाधिवक्ता और महान्यायवादी में क्या अंतर है। महाधिवक्ता जो होता है वह राज्य सरकार का क्या होता है, विधिक सलाह देने वाला, यानी विधिक जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार को कानूनी सहायता या सलाह देता है। ठीक है, अब यह जो महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता राज्य का जो सदन होता है, क्या होता है, राज्य का सदन होता है, राज्य के सदन। अब राज्य के दो सदन कौन कौन से हैं आपको पता है कि एक विधान सभा होती है, क्या होती है, एक विधान सभा होती है और एक विधान परिषद होती है, विधान परिषद होती है। ठीक है, अब जो राज्य का मतलब जो राज्य का महाधिवक्ता है, ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता इन दोनों सदन यानी राज्य का जो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और क्या, विधान परिषद, इसमें वह भाग ले सकता है परंतु मतदान अपना नहीं कर सकता है। यह राज्य का हो गया। लेकिन यहां पे क्या पूछा है, केंद्र के बारे में पूछा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, राज्य क्षेत्र के, यानी राज्य क्षेत्र का मतलब किसी भी राज्य में जाकर क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। ठीक है, अब आपका दूसरा ऑप्शन यहां पर है महान्यायवादी। तो यह जो महान्यायवादी है यही ये क्या कर सकता है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर सुनवाई कर सकता है। और इसका वर्णन कहां पर है, तो इसका जो वर्णन है यानी जो महान्यायवादी होता है वो भारत का जो हमारा संविधान है, यानी भारत का संविधान जो आर्टिकल अनुच्छेद 76 में यानी 76 में इसका उल्लेख है। यानी यह भारत सरकार का क्या होता है, मुख्य विधिक सलाहकार होता है और भारत के सभी न्यायालयों में इसको भाग लेने का अधिकार होता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कथन ए भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कोई बात नहीं, भारत का संविधान लंबा है, आपको पता है कि कई देशों से लिया गया है। ठीक है, मैंने अभी इसकी चर्चा की थी। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, यानी कह रहा ए तथा आर दोनों सही है। ठीक है, तो अभी तो हम देख रहे हैं कि ए सही है,
कारण क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का जो मॉडल है हमने अमेरिका के संविधान से, यानी फंडामेंटल राइट्स है, हमने उसे भी कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। लेकिन ये जो कथन ए है ये भी सही है और आर भी, लेकिन यह क्या कह रहा है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। ठीक, मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिका के संविधान से लिया मॉडल लिया गया, ये भी सही, लेकिन ए और आर दोनों तो सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? नागरिकता से संबंधित कौन सी विशेषता सही है? तो राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, आपको पता है कि राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, तो इस तरह ए ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन कह रहा है राज्य की एकल नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता नहीं होती है, जम्मू कश्मीर में था वो भी हट गया। तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन कह रहा है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो पूरे भारत में, भारत का राज्य क्षेत्र जितने हैं यानी 28 राज्य में या जितने भी हमारे सेंट्रल यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी जगह यानी भारत के संपूर्ण क्षेत्र में केवल व केवल एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? मूल कर्तव्य यानी जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो भारत का जो संविधान है भाग 4 की हम बात करें, किसकी? भाग 4 की बात करें। भाग 4 को भारत भाग 4 का क कह सकते हैं या एक कह सकते हैं, या क्या है उसमें भाग 4 ए में क्या, यानी जो हमारा अनुच्छेद 51 ए में, अनुच्छेद 51 ए में इसका अब एक कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। आप कमेंट करके हमें बताएं मूल कर्तव्य हमारे कौन कौन से हैं और कितने मूल कर्तव्य हमारे संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है, उन बच्चों के अधिकार में निहित है। और शिक्षा का अधिकार क्या है? दिया गया है, तो किन बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यानी 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो कहां पे आएगा? प्राथमिक स्तर तक के, दूसरा है माध्यमिक स्तर तक के, उच्च माध्यमिक स्तर तक के या स्नातक स्तर तक के। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक स्तर तक भारत सरकार क्या करती है? देती है, और ये हमारा क्या है? मूल अधिकार है। यदि हमें इससे हमें क्या कर सकता है? कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। तो आज की क्लास बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और क्लास को निरंतर और लगातार देखते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।